हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम देखेंगे BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट अकॉर्डिंग टू 2025 अपडेटेड गाइडलाइंस। ओके, अक्टूबर 2025 में AHA ने न्यू गाइडलाइंस दी हैं BLS और ACLS को लेके। ओके, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद में आएगी उसमें हम कवर करेंगे ACLS एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, दो चीज़ें होती हैं BLS एंड ACLS। ठीक है, इनका पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए। BLS मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड ACLS मतलब एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट। ये बेसिक है एंड ACLS जो है एडवांस है। ठीक है, BLS क्या होता है, कोई भी प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन है अनकॉन्शियस हो गया है रोड पे, ठीक है, या फिर कहीं बाहर वेकेशन पे गया हुआ है, मॉल में गया हुआ है, वहाँ पे जो है वो अनकॉन्शियस हो गया, तो उधर तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो BLS इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो ले पर्सनस हैं, मतलब जो नॉर्मल पर्सनस हैं जिनको नॉलेज नहीं है, वो भी इसको प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर ले पर्सनस। ठीक है, जो जिनको नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये BLS जो है कोई भी प्रोवाइड कर सकता है। सेकंड जो है ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, बट ACLS क्या है, स्पेशली फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जैसे कि ट्रेंड स्टाफ जो है, डॉक्टर है, ठीक है, या फिर ICU नर्सेज हैं, जो ट्रेंड हैं इस चीज़ में, वही जो है ACLS प्रोवाइड करेंगी। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या है, इट हैज़ टू बी स्टार्टेड इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे। जैसे ही पर्सन आपको अनकॉन्शियस मिला वैसे ही आप BLS स्टार्ट कर देंगे। बट ACLS इज फॉलोड आफ्टर BLS। पहले BLS परफॉर्म किया जाएगा, देन ACLS पे आएंगे हम। ठीक है, तो दिस इज फॉलोड बाय BLS। थर्ड थिंग, इसमें जो है बेसिक चीज़ें चाहिए, जैसे कि CPR करना आना चाहिए आपको, AED चाहिए। AED मतलब ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। फाइन, ये जो है बाहर भी अवेलेबल होता है आउटसाइड द हॉस्पिटल। आप देखेंगे मॉल्स में AED अवेलेबल होता है, या फिर रोड्स पे भी, इवन टोल पे भी, जो टोल होते हैं हमारे रोड्स पे, उधर भी AED अवेलेबल होता है। बट ACLS में हमें चाहिए डिफिब्रिलेटर। ओके, की मशीन चाहिए, हमें ड्रग्स चाहिए, एपिनेफ्रिन है, एम्यूडेरोन है, ये सब ड्रग्स जो है हमें चाहिए होती है, इसलिए दिस इज एडवांस। ठीक है, ACLS जो है हॉस्पिटल में ही परफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि हर बाकी जगह तो ये सब मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ACLS जो है हमारा एडवांस लाइफ सपोर्ट है। ओके, एंड लास्ट इज, ये जो है सिंगल पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है, या बेसिक मतलब एक दो पर्सन हो उससे काम चल जाएगा। बट ACLS को परफॉर्म करने के लिए पूरी टीम चाहिए। ओके, इसमें एक कोऑर्डिनेटर होगा, एक ड्रग देने वाला होगा, एक CPR करने वाला होगा, एक डिफिब्रिलेटर पे होगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स होंगे, उनका अपना अपना रोल होता है ACLS में। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन BLS एंड ACLS। ठीक है, नाउ BLS के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। BLS है क्या, बेसिक लाइफ सपोर्ट है। अभी 2025 में जो है क्या गाइडलाइन आई है, इन्होंने बोला है, AHA वालों ने, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की, एक यूनिफाइड चेन ऑफ सर्वाइवल होनी चाहिए फॉर ऑल कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, एक चेन होनी चाहिए हर कार्डियक अरेस्ट के लिए, चाहे वो पेशेंट पीडियाट्रिक है चाहे वो अडल्ट है, एक चेन ऑफ सर्वाइवल होनी चाहिए। ठीक है, सभी के लिए हम सेम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। ओके, प्रोटोकॉल में क्या रहता है, अगर आपका कोई पर्सन अनकॉन्शियस मिलता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिकग्निशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट पहले पता करेंगे कि इसको हुआ क्या है। ठीक है, जो हम पूछते हैं पेशेंट से कि आर यू ओके, व्हाट्स योर नेम, ऐसे करके, तो हम वो रिकग्निशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम पल्स चेक करते हैं, ब्रीदिंग देखते हैं। ठीक है, दिस इज रिकग्निशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट। ओके, अब हमने पता लगा लिया हाँ पर्सन को जो है कार्डियक अरेस्ट आ गया है, तो व्हाट वी विल डू, एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉल फॉर हेल्प, किसी को हेल्प के लिए बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है आप बहुत लंबे टाइम तक जो है इसको CPR दे नहीं पाओगे। अल्टीमेटली ACLS चाहिए होगा, एडवांस लाइफ सपोर्ट चाहिए होगा, तो पहले से ही आप इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो है स्टार्ट कर दो, कॉल फॉर हेल्प कर दो, फिर आप अपने हाई क्वालिटी CPR पे आओगे। ठीक है, कभी भी CPR स्टार्ट नहीं करना विदाउट कॉलिंग फॉर हेल्प।
ठीक है। सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प करोगे, देन जो है अपना हाई क्वालिटी CPR स्टार्ट करोगे। फिर होता है कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशो, कितना हमने चेस्ट कंप्रेशन देना है, कितना ब्रीदिंग देना है। उसके बाद में AED और डिफिब्रिलेटर जो भी अवेलेबल है, ठीक है। देन जो है चॉकिंग को लेके न्यू गाइडलाइंस हैं कि अगर जो है अडल्ट पेशेंट है उसमें चॉकिंग हो गई है तो आप क्या करेंगे। एंड लास्ट इज ओपियोइड ओवरडोज, ये भी न्यू अपडेट है 2025 का, और चॉकिंग में भी एक अपडेट है 2025 में। हाई क्वालिटी CPR में भी है, ठीक है। तो ये वीडियो आप जरूर ध्यान से देख लेना, इसमें बहुत सारे अपडेट्स हैं। फिर लास्ट में जो है हम ओपियोइड ओवरडोज देखेंगे। अगर ओपियोइड ओवरडोज है तो हमें नैलोक्सोन देना है, मतलब ओपियोइड एंटागोनिस्ट। तो अभी आ जाओ अपना पहले पॉइंट पे, जो हमने यहाँ पे देखा रिकॉग्निशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट। जल्दी से जो है इसको पॉइंट वाइज पॉइंट समझ लेते हैं किसमें क्या आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट। तो आपको जो है एक पर्सन मिला है जो अनकॉन्शियस है, ठीक है। तो एक पर्सन है जो अनकॉन्शियस है, ठीक है। सेकंड उसमें होना चाहिए एगोनल ब्रीदिंग और नो ब्रीदिंग, ठीक है। एगोनल ब्रीदिंग जो है न्यू वर्ड है जो 2025 में आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नॉट नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। गैस्पिंग वाली ब्रीदिंग को हम एगोनल ब्रीदिंग बोलते हैं। फाइन, तो अपना एक तो ये अपडेट है, एगोनल ब्रीदिंग हमें देखनी है। सेकंड थिंग इज फास्ट रिकॉग्निशन, जल्दी रिकॉग्नाइज करना है। ऐसा नहीं है आप 5 मिनट ले रहे हो, 10 मिनट ले रहे हो यही चेक करने में कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इतने में पेशेंट वैसे मर जाएगा, तुम इतना डिले करोगे तो इसमें क्या करना है, हमने फास्ट रिकॉग्निशन करना है। ये दो चीजें जो है 2025 में बताई गई हैं, ठीक है। अब जो है आपने देखा पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है, तो उसमें 3 चीजें हो सकती हैं कि आपने पेशेंट का पल्स चेक किया और ब्रीथ चेक किया, तो उसमें पल्स प्रेजेंट है एंड ब्रीदिंग प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड हो सकता है पल्स प्रेजेंट है बट ब्रीदिंग एब्सेंट है। थर्ड हो सकता है पल्स एंड ब्रीदिंग दोनों ही एब्सेंट है, ठीक है, ये एब्सेंट है। तो अगर पहला केस है पल्स भी प्रेजेंट है ब्रीदिंग भी प्रेजेंट है, आप क्या करोगे, जस्ट मॉनिटर द पेशेंट, इसको बस मॉनिटर करते रहो एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन इफ नीडेड। अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन दे दो, अदरवाइज बस मॉनिटर करना है। इस केस में आपको कुछ नहीं करना बाकी, ठीक है। सेकेंड केस, अगर पल्स प्रेजेंट है एंड ब्रीदिंग एब्सेंट है तो आप क्या करोगे, रेस्क्यू ब्रीद दोगे। जिस चीज़ की कमी है आप वही दे दो। पल्स तो प्रेजेंट है तो आपको कोई CPR करने की जरूरत नहीं है, ब्रीद नहीं है तो आप क्या करोगे, रेस्क्यू ब्रीदिंग दे दोगे, ठीक है। ब्रीदिंग कितनी दोगे, अगर पेशेंट जो है अडल्ट है तो आप दोगे 1 ब्रेथ एवरी 6 सेकेंड में जो है आप 1 ब्रेथ दोगे। बट अगर जो है पेशेंट बच्चा है, चाइल्ड है, तो आप एवरी 2 to 3 सेकेंड में ब्रीथ दोगे, ठीक है। तो चाइल्ड में हम देंगे 20 to 30 ब्रीथ एंड अडल्ट में देंगे 10 ब्रीथ पर मिनट। एंड थर्ड केस इज पल्स इज एब्सेंट एंड ब्रीदिंग इज एब्सेंट, इसमें CPR स्टार्ट करो इमीडिएटली, ठीक है। इधर जो है हम इमीडिएटली CPR स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट रिकॉग्निशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट। आपको एक पेशेंट मिला है अनकॉन्शियस, ठीक है, उसमें आप क्या देखोगे, अनकॉन्शियस है या नहीं है, दूसरा एगोनल ब्रीदिंग तो नहीं है, ठीक है। एगोनल ब्रीदिंग होती है नॉट नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। 2025 में 2 वर्ड्स पे ज्यादा फोकस किया गया है, फर्स्ट इज एगोनल ब्रीदिंग एंड सेकंड इज फास्ट रिकॉग्निशन। जल्दी से हमें जो है पेशेंट को असेस करना है, ओके। अब फिर अपने जो 3 सिनेरियोज बनेंगे जो ये हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज हम पल्स चेक करते हैं कैरोटिड, ठीक है। अब किसी ले पर्सन को तो कैरोटिड पल्स चेक करना नहीं आएगा, ठीक है। तो उन केसेस में क्या गाइडलाइंस हैं कि ले पर्सन जो हैं जिनको ज़्यादा नहीं है नॉलेज, ठीक है, उनको पल्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट CPR स्टार्ट करेंगे। बट अगर कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर है तो वो पल्स भी चेक करेगा, ओके। ये पॉइंट आप एक याद रखोगे। अब फर्स्ट स्टेप अपना हो गया है, हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है पेशेंट को जो है कार्डियक अरेस्ट हुआ है। सेकंड इज एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जो है एक्टिवेट कर दो, मतलब कॉल फॉर हेल्प, किसी को हेल्प के लिए बुलाओ, ठीक है। कभी भी CPR हम स्टार्ट नहीं करेंगे विदाउट कॉलिंग फॉर हेल्प, ठीक है। कॉल फॉर हेल्प बोल दोगे, AED मंगवा लोगे, क्योंकि चांसेस हैं कि डिफिब्रिलेट करना पड़ेगा पेशेंट को, ओके। एंड अगर आप हॉस्पिटल में होगे तो ऑब्वियसली आप कोड ब्लू अनाउंस कर दोगे, ठीक है। नाउ थर्ड इज
हाई क्वालिटी सीपीआर देना है। हाई क्वालिटी सीपीआर क्या होता है कि हमें पुश हार्ड, जोर से पुश करना है। ओके, दूसरा फुल चेस्ट रिकॉइल होना चाहिए, चेस्ट जो है आपके प्रेस करने के बाद में ऊपर भी आनी चाहिए। फाइन। थर्ड इज मिनिमाइज इंटरप्शंस। ये नहीं है कि आप बहुत जल्दी जल्दी जो है पर्सन को चेंज कर रहे हो कि अभी मैं कर रही हूँ, फिर थोड़ी सी देर में किसी और को बुला लिया, थोड़ी सी देर में किसी और को बुला लिया। ठीक है, थोड़ा कोशिश करेंगे कि डिसरप्शंस को हम कम करें, ऐसे बार बार चेंज ना करें लोगों को, क्योंकि इससे जो है सीपीआर की क्वालिटी पे असर पड़ता है। ठीक है, तो इधर क्या होता है, एक तो डेप्थ पूछी जाती है कि कितनी डेप्थ रखेंगे, रेट कितना रखेंगे। ओके, तो डेप्थ अपनी रहेगी 5 to 6 सेंटीमीटर इन अडल्ट। ओके, रेट क्या रहेगा 100 to 120 पर मिनट। ओके, थर्ड इज फुल चेस्ट रिकॉइल होना चाहिए एंड फोर्थ इज मिनिमाइज इंटरप्शंस। ओके, 10 सेकंड से ज़्यादा इंटरप्शन आपको नहीं करना है। इवन जो आप पल्स चेक करते हो वो भी 10 सेकंड से ज़्यादा आपको चेक नहीं करनी है। ठीक है, तो इधर इस चीज़ पे बहुत बड़ा फोकस है कि इंटरप्शन जो है कम से कम हो। अब अपडेट क्या है इसमें 2025 का? फर्स्ट है अवॉइड ओवर कंप्रेशन। ओके, बहुत ज़्यादा भी कंप्रेस नहीं करना है। बताया गया है 5 to 6 सेंटीमीटर करना है, तो इतना ही करो, ज़्यादा कंप्रेस नहीं करना है। सेकंड इज मेंटेन कंसिस्टेंसी, जो है मेंटेन करनी है एंड मिनिमाइज वेरिएबिलिटी। ठीक है, बार बार पर्सन को चेंज नहीं करना है। जो सीपीआर दे रहा है इन पर्सन्स का बार बार रोटेशन जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी हम पर्सन चेंज करते हैं सबके करने के मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस होगा ही होगा। चाहे मुझे पता है कि 5 to 6 करनी है, आपको भी पता है, पर आपका करने का डेप्थ और मेरा करने का डेप्थ जो है डिफरेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, वी आर ह्यूमन बींग्स, थोड़ा सा एरर होने के चांस रहते हैं, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि वेरिएबिलिटी जो है कम से कम रखें, ज़्यादा लोगों को चेंज ना करें। एंड थर्ड थिंग जो है अपडेट में क्या बोली है कि अगर स्लाइट चेंज भी होता है कंप्रेशन में, उससे भी सर्वाइवल रेट पे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, स्लाइट चेंज इन कंप्रेशन क्वालिटी में कॉज इम्पैक्ट ऑन सर्वाइवल रेट। ओके, तो थोड़ा सा भी कंप्रेशन क्वालिटी में डिफरेंस आएगा, चेंज आएगा, तो उससे सर्वाइवल रेट पे बहुत असर पड़ता है। ओके, सो दिस इज अबाउट हाई क्वालिटी सीपीआर। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया सबसे पहले, उसके बाद में कॉल फॉर हेल्प भी बोल दिया है, हाई क्वालिटी सीपीआर भी दे दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशो। कितना कंप्रेस करना है, कितने टाइम्स कंप्रेस करना है और कितना ब्रीदिंग हमें देनी है। ओके, तो अगर पेशेंट अडल्ट है एंड अगर पेशेंट जो है चाइल्ड है, अगर पेशेंट अडल्ट है तो हम देंगे 30:2 इफ सिंगल रेस्क्यूअर इज प्रेजेंट। ठीक है, और अगर मल्टीपल रेस्क्यूअर हैं, 2 रेस्क्यूअर्स हैं, ठीक है, तो भी हम कंप्रेशन टू वेंटिलेशन 30:2 ही रखेंगे। बट अगर है चाइल्ड तो हम 30:2 रखेंगे सिंगल रेस्क्यूअर के लिए एंड 15:2 रखेंगे 2 रेस्क्यूअर के लिए। क्यों? बच्चे में जो है 15:2 क्यों रखा है? बच्चे में जो भी कार्डियक अरेस्ट आता है उसका मोस्टली रीजन होता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो बच्चों में क्या है, हमें ज़्यादा ब्रेथ देने की ज़रूरत है, इसीलिए जो है बच्चे में 15:2 का रेशो देखने को मिलेगा। सेकंड इज कंप्रेशन देना कहाँ है, ये देना है हमें लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम। ठीक है, लोअर हाफ में जो है हमने कंप्रेशन देना है एंड इन बिटवीन ऑफ चेस्ट और निप्पल्स। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने साइकिल के बाद जो है हम रेस्क्यूअर को चेंज करेंगे। ठीक है, एक पर्सन तो सीपीआर देता नहीं रहेगा क्योंकि वो थक भी जाएगा। ठीक है, और इससे क्वालिटी पे असर पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 5 साइकिल्स के बाद या फिर एवरी 2 मिनट्स जो है हम रेस्क्यूअर को चेंज करेंगे। ठीक है, एंड ये जो है लेस देन 5 सेकेंड्स में हो जाना चाहिए। रेस्क्यूअर जो है, सेकंड वाला रेस्क्यूअर जो है बिल्कुल हेड साइड खड़ा हो ताकि जल्दी से जो है पर्सन चेंज हो जाए। ठीक है, इस चेंजिंग वाले प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, लेस देन 5 सेकेंड्स लगना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और होता है कि कौन से मेथड से जो है हम एयरवे ओपन करेंगे। ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हो, फिर तुमने ब्रीदिंग भी देनी है, तो उसमें 2 मेथड होते हैं हमारे, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। सेकंड मेथड है
जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। फर्स्ट मेथड जो है, अगर कोई इंजरी नहीं है, नॉर्मल पेशेंट है, अनकॉन्शियस है, तो हम यूज करेंगे हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। बट अगर आपको लग रहा है कि कोई स्पाइनल प्रॉब्लम है या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, ठीक है, उसमें जो है हम जॉ थ्रस्ट मेथड यूज करेंगे। ओके, अब एक चीज और पूछी जा सकती है, चाइल्ड जो है कौन सी एज तक मानोगे? ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा ये बच्चा जो है चाइल्ड है या नहीं है? ठीक है, तो एक तो बिलो 8 ईयर्स सभी चाइल्ड हैं, ठीक है, सीपीआर में। दूसरी डेफिनेशन क्या है, अगर बिलो 13 ईयर्स है, बिलो 13 है प्लस प्यूबर्टी साइंस जो है एब्सेंट है, तो हम उसको चाइल्ड मानेंगे। बट अगर बच्चा जो है 13 का है, 13 ईयर्स ओल्ड है प्लस प्यूबर्टी साइन प्रेजेंट है, तो हम उसको अडल्ट मानेंगे। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। अगर 8 साल से बच्चा छोटा है तो चाइल्ड है, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। बट अगर आपको लगा कि 13 ईयर्स तक का बच्चा है प्लस प्यूबर्टी साइन एब्सेंट है, तो हम उसको चाइल्ड मान लेंगे। बट अगर लगा कि 13 ईयर तक का बच्चा है, प्यूबर्टी साइन जो है प्रेजेंट है, तो हम उसको अडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज AED एंड डिफिब्रिलेशन। देखो, अगर हमें है पल्सलेस VT, ठीक है, पेशेंट को जो है पल्सलेस VT है या VF है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तो हमें उसको शॉक देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए या तो हम डिफिब्रिलेशन कर सकते हैं या AED की मशीन लगा सकते हैं। AED की मशीन क्या है? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये क्या करती है? ये खुद ही डिसाइड करती है कि इसको शॉक देना है या नहीं देना है। अब कोई ले पर्सन है, ठीक है, उसको तो रिदम देखनी नहीं आएगी कि पल्सलेस VT है, VF है या ए सिस्टोल है, वो नहीं पहचान पाएगा। ठीक है, तो उन लोगों के लिए AED बनाए गए हैं कि आप बस ये पैड्स लगा दो चेस्ट पे, मशीन जो है खुद रिकॉग्नाइज करेगी कि शॉक देना है या नहीं देना है। ओके, तो AED में क्या है, 2 पैड्स लगाए जाएंगे। फर्स्ट पैड लगाएंगे राइट क्लैविकल के नीचे, ओके, एंड सेकेंड पैड लगाएंगे लेफ्ट साइड, ओके, बिलो आर्मपिट, या फिर आप बोल सकते हो मिड एक्सिलरी लाइन पे। ओके, यहाँ पे जो है हम पैड लगाएंगे। 2 पैड्स लगाने, एक राइट क्लैविकल में एंड दूसरा जो है लेफ्ट साइड लगाना है। ओके, एंड डिफिब्रिलेशन जो है मैं आपको अभी आगे बताऊंगी ACLS में। ओके, क्योंकि ये जो है BLS है, तो वी विल मोर फोकस ऑन AED। मोस्टली जो है AED अवेलेबल होता है आउटसाइड द हॉस्पिटल, डिफिब्रिलेशन तो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट इज चॉकिंग, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। फॉरेन बॉडी ने जो है एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, तो उन केसेस में आप क्या करोगे? अगर अडल्ट है, ठीक है, अगर पेशेंट अडल्ट है तो आप क्या करेंगे? 5 बैक ब्लोज, ठीक है, फॉलोड बाय 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट्स। ठीक है, ये आप करोगे चॉकिंग को रिमूव करने के लिए। बट अगर पेशेंट जो है इन्फेंट है, ठीक है, 1 ईयर से बिलो है, तो आप क्या करेंगे? 5 बैक ब्लोज फॉलोड बाय 5 चेस्ट थ्रस्ट्स। ओके, तो ये हम करेंगे इन्फेंट में। इन्फेंट का जो है सेम एज बिफोर है, पहले की तरह। बट अडल्ट में पहले जो है हम 25 से पहले क्या करते थे? हेमलिच मैनोवर करते थे। हेमलिच मैनोवर क्या होता है? एब्डोमिनल थ्रस्ट देते थे खाली। ठीक है, बट नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय 5 बैक ब्लोज प्लस 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट। ये जो है 2025 का अपडेट है। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि अगर कोई इन्फेंट है, वो अनकॉन्शियस आया है, ठीक है, प्लस चॉकिंग भी प्रेजेंट है, तो आप पहले CPR दोगे या फिर एयरवे से उसको क्लीन करोगे? जो फॉरेन बॉडी घुस गई है उसको हटाओगे, ठीक है, एयरवे क्लीन करोगे। इन दोनों में से आप पहले क्या करोगे? तो इधर आंसर है CPR। फर्स्ट वी विल गिव CPR, उसके बाद में जब हमारा ब्रीदिंग देने वाला पार्ट आएगा तब हम एयरवे क्लीन करने का अटेम्प्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, ब्लाइंड स्वीप नहीं करना है कि आपको दिख नहीं रहा है कुछ भी, फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं कुछ निकालने की। ठीक है, ब्लाइंड स्वीप नहीं करना है। अगर आपको ऑब्स्ट्रक्शन दिख रही है क्लियर कट, तभी आप उसको निकालने का अटेम्प्ट करोगे, अदरवाइज वो और अंदर चली जाएगी। ठीक है, एंड नाउ कम टू ओपियोइड ओवरडोज। अगर आपको लगा जो पर्सन आया है उसको ओपियोइड ओवरडोज है, ठीक है, तो उस केसेस में आप क्या करोगे? दिस इज न्यू, 2025 में बताया गया है। ठीक है, अगर ओपियोइड ओवरडोज है तो ऑब्वियसली ओपियोइड एंटागोनिस्ट हम देंगे, मतलब नैलेक्सोन देंगे। ओके, बट उससे पहले हमें पता कैसे चलेगा कि ओपियोइड ओवरडोज हो गई है? अगर
पिन पॉइंट प्यूपिल आपको दिखें। सेकंड, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, मतलब स्लो और नो ब्रीथिंग। एंड थर्ड इज अनकॉन्शियस, पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है। तो इन केसेस में ये 3 चीजें अगर आपको दिख जाएं तो आप बोलोगे ओपियोइड ओवरडोज है, ठीक है। तो इन केसेस में जो है आप नैलोक्सोन दोगे। नैलोक्सोन देने के 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। या तो आप इंट्रानेजल दे सकते हो, ठीक है, या फिर आप आईवी और आईएम दे सकते हो। अगर आप आउटसाइड द हॉस्पिटल हो या फिर कोई ले पर्सन है, ठीक है, वो तो इंट्रानेजली ही देगा क्योंकि वो इजी है, सिर्फ हमें एक स्प्रे करना है इन 1 नोस्ट्रिल, ठीक है। बट अगर आप एडवांस सेटिंग में हो तो यू विल गो फॉर आईवी और आईएम, ठीक है। इसका डोज क्या रहेगा? 4 mg। इंट्रानेजल का डोज रहेगा 4 mg एंड इन 1 नोस्ट्रिल, एक नोस्ट्रिल में जो है आपको स्प्रे करना है। बट आईवी आईएम अगर आपको देना है तो क्या डोज रहेगा? 2 mg IM एंड 0.04 to 2 mg IV। ये हमें टाइट्रेट करना पड़ता है, ठीक है। तो 2 mg जो है हम IM देते हैं, 0.04 से 2 mg जो है IV देंगे। नाउ अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है आफ्टर 2 to 3 मिनट्स, ठीक है, तो वी कैन रिपीट द डोज, रिपीट कर दोगे आप डोज को, ओके। तो ये नैलोक्सोन वाला जो है न्यू अपडेट है। अभी एक चीज और है कि नैलोक्सोन देना कौन से नंबर पे है, कि मतलब सीपीआर के बाद देना है, पहले देना है, कब देना है, ठीक है। तो हियर वी हैव 2 सिनेरियोज। अगर पल्स प्रेजेंट है बट ब्रीदिंग एब्सेंट है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, पल्स एब्सेंट है, ब्रीदिंग एब्सेंट है, ठीक है। तो अगर अपना पहला सिनेरियो पल्स प्रेजेंट है और ब्रीदिंग एब्सेंट है, आप पहले रेस्क्यू ब्रीदिंग दोगे, ठीक है, रेस्क्यू ब्रीदिंग। इसके बाद में हम जो है नैलोक्सोन देंगे, नैलोक्सोन। एंड थर्ड जो है हम कंटिन्यू मॉनिटर करते रहेंगे। बट अगर पल्स एब्सेंट है, ब्रीद एब्सेंट है, तो आप सबसे पहले दोगे सीपीआर, सेकंड आप दोगे एईडी, थर्ड नंबर पे आप कहीं पे जाके जो है नैलोक्सोन दोगे, ठीक है। तो इधर अपनी देखने की बात ये है, नैलोक्सोन को हमने लास्ट प्रायोरिटी पे रखा है। ऐसा नहीं है कि ओपियोइड ओवरडोज है सबसे पहले हम उसी को ट्रीट करेंगे, नहीं, पहले अपना CAB को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अगर ब्रीदिंग एब्सेंट है तो ऑब्वियसली पहले हम ब्रीदिंग देंगे फिर नैलोक्सोन देंगे। बट अगर पल्स एब्सेंट है तो पहले हम अपना CPR देंगे, AED करेंगे, फिर नैलोक्सोन देंगे, ठीक है। तो नैलोक्सोन जो है एक एडिशन है इसमें, ठीक है, बट रिप्लेसमेंट नहीं है CPR का। CPR को हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है।